हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कूल विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरोह भाग 1 की नेक्स्ट पोएम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती की व्याख्या देखते हैं, जिसके राइटर हैं त्रिलोक जी। तो चलिए इस कविता का व्याख्या करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, अक्षर यानी अक्षर चिन्हती नहीं पहचानती है। इसमें यह कविता त्रिलोक जी ने धरती काव्य संग्रह से ली गई है और इसमें जो चंपा एक नायिका के रूप में इसको शोषित वर्ग में दर्शाया गया है। तो वो कवि कहता है कि अनपढ़ का ज़माना नहीं है और गांधी जी भी हमें यही सिखाते हैं कि ना गांव देश के हर नागरिक को पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो कवि उस चंपा को क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो कवि कहता है कि जो चंपा नामक लड़की है वह ये काले काले जो बुक में लिखे हुए, पुस्तकों में लिखे हुए अक्षर हैं, इनको नहीं पहचान पाती है क्योंकि वो अनपढ़ है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो कवि कहता है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो वह आ करके मेरे पास खड़ी हो जाती है, आ जाती है और चुपचाप जो मैं पढ़ता हूँ उन अक्षरों को सुनती है और उसे अचरज यानी हैरानी होती है कि इन काले चिन्हों को, जो पुस्तक में लिखे गए काले काले चिन्ह हैं, इनसे कैसे स्वर निकला करते हैं, मैं कैसे इनको पढ़ लेता हूँ। चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा के पिता का नाम सुंदर है और वो उनकी बेटी है। सुंदर गवाला है। सुंदर एक गाय चराने वाला है या गवाला है, गाय पालक है जो गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है और चंपा उन चौपायों यानी उन जानवरों को, गाय और भैंसों को लेकर के उन्हें चराने के लिए चली जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है। तो कवि कहते हैं कि चंपा अच्छी लड़की है, चंचल है और नटखट भी है, थोड़ी शैतानी टाइप की, शरारती भी है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वो शरारत कर देती है। उद्यम यानी शरारत, छेड़छाड़। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है और कभी मुझे परेशान करने के लिए वो मेरी कलम चोरी कर लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज़ गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो कवि कहता है कि जैसे मैं उस कलम को ढूंढ करके लाता हूँ तो वो कभी मेरा कागज़ या बुक को भी गायब कर देती है, उसको छुपा देती है। कभी कभी उसको शरारत सूझती है जिससे मैं परेशान हो जाता हूँ। कभी वो मेरी कलम चोरी कर लेती है, छुपा देती है, तो कभी मेरा कागज़ गायब कर देती है। तो चलिए एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। चंपा पुस्तक में लिखे काले काले अक्षर को नहीं पहचानती। जब मैं पढ़ने का कार्य करता हूँ तो वह मेरे कमरे में आ जाती है, जो मैं बोलता हूँ उसे सुनती रहती है। इस बात की उसे बड़ी हैरानी होती है कि इस पुस्तक में लिखे काले अक्षरों से इतनी आवाज़ें कैसे निकलती हैं, किस प्रकार का ये स्वर निकालता हूँ मैं। चंपा के पिता का नाम सुंदर है जो व्यवसाय से गवाला है। उसके पास गायें भैंस हैं। चंपा उस गाय भैंसों को चराने के लिए खेतों में लेकर जाती है। चंपा एक अच्छी लड़की है, होने के साथ साथ चंचल और शरारती भी है। कई बार वह बहुत शरारत करती है और वह मेरी कलम को चुरा ले जाती है। काफ़ी प्रयत्न के बाद जब उसे ढूंढकर कलम ली जाती है तो कागज़ को लेकर चली जाती है। फिर वह कागज़ लेने के लिए मैं परेशान हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज़ को गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ और फिर चंपा चुप हो जाती है। तो कवि कहता है कि वो चंपा को हैरानी होती है कि तुम कोई काम नहीं करते, दिन भर इन कागज़ को ही गोदते रहते हो, यानी कुछ लिखते रहते हो या पढ़ते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है तुम्हारा? यह सुनकर मुझे हंसी आ जाती है और चंपा शर्मा जाती है और वह चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। उस दिन चंपा आई। तो कवि कहता है कि उस दिन चंपा जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे पास आती है। तो मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, तुम भी पढ़ लिख लो। हारे गाड़े
काम सरेगा और तुम्हारे बिना भी ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। गांधी बाबा की इच्छा थी कि देश का हर नागरिक को पढ़ना लिखना आना चाहिए, अर्थात उन्हें सीखना चाहिए, कोई भी अनपढ़ न रहे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात करेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ चंपा को बहुत ज्ञानहीन दर्शाया गया है। चंपा ने जब कभी उसे पढ़ने के लिए कहता है तो वह कहती है कि नहीं, मेरी पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, तो वो पढ़ने लिखने के बारे में कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना चंपा को अच्छा नहीं लगता। वे पढ़ने लिखने की बात कैसे करेंगे? अगर गांधी बाबा अच्छे हैं तो मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है पढ़ने की। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। चंपा कवि से अपनी अबोधता प्रकट करते हुए कहती है, अबोधता यानी अज्ञानता, उसे ज्ञान नहीं है कि वह सारा दिन किताबों पर क्या अंकित करता रहता है, क्या लिखता रहता है। वह यह भी पूछती है कि क्या यह लिखने का काम बहुत अच्छा होता है। इतना सुनकर कवि उसकी नादानी पर हंसने लगता है। उसे हंसते देखकर चंपा झेप जाती है, यानी शर्मिंदा हो जाती है और चुप हो जाती है। एक दिन जब चंपा आई तो कवि ने उसे पढ़ने की सलाह दी। कहा कि मुसीबत के दिनों में पढ़ाई काम आती है। महात्मा गांधी भी यही इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति का पढ़ना लिखना सीखे। चंपा कवि से कहती है कि वह तो पढ़ाई नहीं करेगी। चंपा बाल सुलभ उत्सुकता से कहती है कि कवि ने ही यह बताया था कि गांधी बाबा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वह पढ़ने से साफ मना कर देती है। विशेष यहाँ कवि ने बाल सुलभ जिज्ञासा का उल्लेख किया है कि बच्चे की भावनाएं कैसी हैं। उस जिज्ञासा को उकेरा गया है कि बच्चों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बच्चों के लिए गांधी जी को बाबा कहकर संबोधित किया गया है। बच्चों की अबोधता एवं स्पष्टता का चित्रण किया गया है। चंपा चुप में अनुप्रास अलंकार है। च की आवर्ती के कारण सरल और सहज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। मैंने कहा कि चंपा, पढ़ लेना अच्छा होता है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उनके पत्र पढ़ोगी। चंपा, पढ़ लेना अच्छा है। तो कवि उसे फिर समझाता है कि मैंने कहा कि चंपा, पढ़ना अच्छा होता है, इसलिए तुझे पढ़ लेना भी चाहिए। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा गोना हो जाएगा, अर्थात तुम ससुराल चले जाओगे। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा और कुछ दिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ, बालम यानी पति, तुम्हारे संग साथ रहेगा और फिर वो कोलकाता कमाने के लिए चला जाएगा। और तो कोलकाता तो बहुत दूर है चंपा, कैसे उसे संदेशा दोगे? तो तुम कलकत्ता में रहने वाले तुम्हारे पति को अनपढ़ होते हुए कैसे संदेश दे पाओगी, कैसे उनके पत्र पढ़ोगी? और जब वो तुम्हारे पति तुम्हारे लिए संदेश भेजेंगे तो उस पत्र को कैसे पढ़ोगी? चंपा, पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए तुम्हारे लिए पढ़ लेना चंपा अच्छा होता है, तुम भी पढ़ लो। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रहूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बज्जर गिरे। तो चंपा बोली कि तुम कितने झूठे हो, तुम पढ़े लिखे हो फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और तुम कह रहे हो तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैं तो कभी शादी ही नहीं करूँगी। यह बाल सुलभ जिज्ञासा दिखाई गई है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, अबोध है, तो उसे आश्चर्य हो रहा है कि मैं तो शादी ही नहीं करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया, अगर मेरी शादी हो गई तो मैं अपने बालम के साथ ही रहूँगी, उसे कलकत्ता नहीं जाने दूँगी, कलकत्ता में भी कभी न जाने दूँगी, कलकत्ता में उसे नहीं जाने दूँगी। कलकत्ते पर बज्जर गिरे, पर क्या पता कलकत्ते पर कब आफत आ जाए, कब कष्ट आ जाए। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन एक बार देखते हैं। जीवन में पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक लाभदायक है। कवि चंपा को समझाता है, जब तुम्हारा विवाह होगा, तुम ससुराल जाओगी, उस समय पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि तुम्हारा पति कुछ दिन तुम्हारे साथ
समय बिता करके वापस अपने काम पर कलकत्ता चला जाएगा और कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर है। इसलिए संदेश पहुँचाने के लिए और उसके भेजे पत्र पढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है चंपा। यदि तुम पढ़ोगी नहीं तो कैसे उसे अपने संदेश पहुँचाओगी और उनके भेजे पत्रों को कैसे पढ़ पाओगी। इसलिए चंपा पढ़ाई बहुत अच्छी वस्तु है, यानी चीज़ है, तो तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। चंपा अपनी चंचलता व्यक्त करते हुए कहती है कि वह बहुत बड़ा झूठा है, तुम तो बहुत झूठे हो। वह पढ़ा लिखा होकर भी बहुत बड़ी झूठ बोल रहा है। कितना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वह कहती है कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगी और यदि हो भी गया तो अपने पति को हमेशा अपने साथ रखूँगी, सदा उनके साथ रहूँगी। मुझे छोड़कर उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। हाय भगवान, हाय राम, भगवान करे कलकत्ता पर कोई बहुत भारी मुसीबत आ पड़े तो ये उसकी अबोधता का वर्णन किया गया है कि वो चंपा छोटी बच्ची है, वो काले काले अक्षरों को नहीं पढ़ पाती है, वो अनपढ़ है। तो उसे जब जब कवि पढ़ता है तो उन पुस्तक में लिखे हुए काले अक्षरों को जब वो स्वर वाचन करता है तो उसे बहुत अजीब आश्चर्य होता है कि तुम कैसे पढ़ लेते हो, कैसे इन शब्दों से आवाज़ निकलती है, किस प्रकार तुम इन पेजों कागज़ों को गोदते रहते हो, कोई काम नहीं करते हो। तो ये सब अबोधता का वर्णन किया गया है। तो चलिए इसका त्रिलोकन जी के जीवन परिचय से संबंधित थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कवि त्रिलोक जी का दूसरा नाम वासुदेव है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, त्रिलोक जी का दूसरा नाम क्या था? वासुदेव सिंह था। उनका जन्म कब हुआ था? सन 1917 में उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में हुआ था। हिंदी साहित्य में कवि त्रिलोक जी का नाम प्रगतिशील काव्य के कारण प्रसिद्ध है। तो त्रिलोक जी का हिंदी साहित्य में त्रिलोक जी का नाम किस में गिना जाता है? तो यानी प्रगतिशील काव्य के कवि माने जाते हैं त्रिलोक जी को। यह एक नहीं बल्कि दूसरी सारी भाषाओं के ज्ञानी थे। इस कविता को लय में रख करके लिखते थे, वे हर कविता को लय में रख करके लिखते थे, यानी उनकी कविता में संगीतात्मकता होती थी, लयतात्मकता होती थी। इसलिए उनको इनके नाम के साथ एक उपाधि दी गई थी। उनकी उपाधि का नाम था शास्त्री। तो त्रिलोकन को कौन सी उपाधि मिली हुई थी? शास्त्री की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, त्रिलोक जी की कविताएं बेहद रोचक होती थी। इनके लिखने का अंदाज लोगों को बहुत अच्छा लगता था, भाता था, और शायद यही कारण है कि वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी रही। हिंदी साहित्य में त्रिलोक जी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती, एक काव्य संग्रह था इसका, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, काफ़ी बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। धरती कौन से लेखक का काव्य संग्रह है, या त्रिलोक द्वारा लिखी गई धरती क्या है, एक काव्य संग्रह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।